हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 20 है, बिजनेस लॉ की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंदर हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर आपको कवर अप करवा रहे हैं। इसके अंदर आज की जो वीडियो है चैप्टर 20, हम उसमें कवर अप करेंगे, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो चलिए स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। First of all, introduction. With reference to the formation of the contract of sale of goods, देखो जैसे contract of sale of goods फॉर्मेट हुआ बना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना। देखो, व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, हाउ इज़ इट लीगली मेड, इसको लीगली किस तरीके से बनाया जाता है, हाउ इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस टॉपिक के ऊपर ये बना है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। अकॉर्डिंग, यहाँ 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं, चारों क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ सर्टेन प्राइस। जहां पर सेलर एग्री होता है, सेलर ट्रांसफर करता है गुड्स को, या फिर एग्री होता है अपनी प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए टू द बायर, बायर को फॉर अ सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्राइस के एक्सचेंज में। ठीक है, according to Blackstone, when one person transfer the ownership of goods to another for the consideration of a price, a sale is said to have been made. ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग, जब एक पर्सन ट्रांसफर करता है ओनरशिप ऑफ गुड्स अनदर पर्सन को, फॉर इसके पीछे प्रतिफल क्या लेता है, कंसिडरेशन लेता है, प्राइस, मतलब ट्रांसफर करता है अपने गुड्स, उसके एक्सचेंज में कंसिडरेशन लेता है प्राइस, तो सेल मानते हैं कि सेल डन हो गई। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है। व्हेन ए पर्सन बाय समथिंग आउटराइट, इट इज एन एब्सोल्यूट सेल। मतलब एक प्रॉपर, एक किसी ने किसी पर्सन से कोई चीज़ खरीदी, उसके पैसे दे दिए, तो वो हो गया एब्सोल्यूट सेल हो गई। ठीक है, बट इफ़ ही टेक्स इट फॉर द अप्रूवल और ट्रायल, अगर उसने वो चीज़ अप्रूवल के लिए, भाई मैं अपनी बीवी को दिखा के आता हूँ, अगर उसने बोल दिया हाँ ले लेता हूँ तो ले लेते हैं, या एक बार ट्रायल करके देखते हैं, अगर अच्छी लगी तो ले लेंगे जी। द सेल कॉन्ट्रैक्ट इट्स कंडीशनल। उस टाइम पे क्या होगा, कंडीशन होगी कि मेरी बीवी को पसंद आया तो ये चीज़ मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। तो वो क्या होगी, कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या होगी कि बीवी को पसंद आएगा या नहीं। ट्रायल के लेता हूँ, ट्रायल करता हूँ जी, मेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, तो इसकी बेस हो गई, कंडीशन किस पे बेस हो गई कि ट्रायल पे, कि पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो वो हो गई कंडीशनल सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ वाइड टर्म एंड इंक्लूड द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है एक बहुत का बड़ा जो है वाइड टर्म है इसकी, और इसके अंदर सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। ठीक है, आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की। बायर एंड सेलर की, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है, एक बायर और एक सेलर। एक जो सेलर जो गुड्स ट्रांसफर करेगा, बायर जो उसको खरीदेगा और उसके खरीदने के एक्सचेंज में उसको कंसिडरेशन या प्राइस पे करेगा। ठीक है, आगे है गुड्स होना जरूरी है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो उसके अंदर गुड्स जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो होना जरूरी है। अगर गुड्स नहीं होंगे उसके अंदर तो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स के अंदर किसी स्पेसिफाइड गुड्स का एक्सचेंज होना जरूरी है, कि गुड्स उधर जाएगी, उसके बदले में प्राइस आएगा। ठीक है, आगे है प्राइस। प्राइस का भी होना जरूरी है। अगर देखो, हमने सिर्फ ये है पर्सन बायर, ये है सेलर, ये है बायर और ये है सेलर, इसने इसको गुड्स ट्रांसफ़र कर दी और इसने इसको कोई और गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, इसने इसको वीट दे दिया, इसने इसको राइस दे दिए, तो यहाँ पर प्राइस नहीं है ना, इसने तो गुड्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया, गुड्स को एक्सचेंज कर लिया, तो ये क्या क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता ये, किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स के। यहाँ पर प्राइस होना जरूरी है, इसने इसको वीट दिया तो इसके बदले में ये प्राइस देगा इसका।
ठीक है, तो प्राइस होना जरूरी है। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी। पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स थी वो सेलर की थी, जब ट्रांसफर हुई ओनरशिप, जब ट्रांसफर हुई गुड्स बायर के पास, तो जो ओनरशिप है वो किसके पास चली गई, बायर के पास, और उसने उसके पैसे पे कर दिए, प्राइस पे कर दिया। तो ओनरशिप की ट्रांसफर भी जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने सामने वाले से पैसे ले लिए और क्या है गुड्स भी मेरी है जी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओनरशिप आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। सपोज कीजिए हमने सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कौन कौन से हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई साउंड माइंड का होना चाहिए, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट एसेंशियली हैव द बेसिक एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एक्सप्रेस हो सकता है और इट कैन बी इम्प्लाइड, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे मान लो गैस सिलेंडर देने वाले आए थे, वो मेरे घर पे देना था, साथ वाले घर में दे गए और साथ वाले घर ने उसको यूज़ भी कर लिया, तो नॉर्मल सी बात है गैस कंपनी और इनके बीच में दोनों क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप इम्प्लाइड हो गया कि जिसने यूज़ कर लिया तो गैस कंपनी वाले उससे पैसे भी लेंगे, ठीक है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड इट कैन बी रिटर्न फॉर्म, देयर आर नो स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी टू बी ऑब्जर्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। When one party makes an offer to sell some goods that he owns to another, जब एक पार्टी ऑफर करती है सेल करने का, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स मिल जाता है। अब सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल दोनों में डिफरेंस है। सेल प्रॉपर एक्चुअल सेल करना और एक एग्रीमेंट होना, मतलब दोनों का सेल करने के लिए, वो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सेक्शन 3 व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ए सेल इज सेड टू हैव बीन मेड। जब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से बायर की तरफ, तो हम ये मानते हैं कि जो सेल है कंप्लीट हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, अशोक पेज 900 रुपीज़ टू राजेश एंड बायज ए वॉच, ठीक है। अशोक ने 900 रुपये पे करे राजेश को, उसकी घड़ी खरीद ली, और ही प्रोमिस टू पे राजेश 500 एंड बायज अ वॉच। या फिर उसने प्रॉमिस कर लिया कि राजेश को 500 रुपये करेगा और वाई वॉच, उससे घड़ी खरीद लेगा। अब देखो अशोक पेज 500 टू राजेश एंड बाइज अ वॉच, उससे वॉच खरीद ली। ही डज नॉट टेक द वॉच देन एंड सेज ही विल टेक इट लेटर, और 500 रुपये पे कर रहे हैं, बस उसने बोल दिया कि ये 500 रुपये रख ले और मैं तेरे से घड़ी खरीद रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे वो घड़ी उससे लेके नहीं जाएगा, उसके बाद रख लेगा, कहेगा मैं जो जब रिमेनिंग पैसे हैं 400 रुपये जब उसको तेरे को दे दूंगा, तब मैं ये इस चीज़ को तेरे से वापस ले लूँगा। ऑल दीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स बिकम इफेक्टिव व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स इफेक्टिव हो जाता है। फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स बी पेड। ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जरूरी नहीं होता कि जो प्राइस ऑफ द गुड्स है वो प्रॉपर तरीके से पे होना चाहिए, और द गुड्स बी डिलीवर टू द बायर, या फिर गुड्स भाई ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो बायर के पास गुड्स पहुंचेगी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट मेक करने के टाइम। देखो अब एग्जाम्पल समझाते हैं। ये अशोक है, ये राजेश है। अशोक ने, ये अशोक है, ये राजेश है। अशोक ने राजेश से बोला मैं तेरी घड़ी खरीद रहा हूँ 900 रुपये में, ठीक है। अशोक पेज दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, एक दो इधर बोला है कि 900 रुपये ले और अपनी घड़ी दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको 900 रुपये पे करे राजेश को और इससे अपनी घड़ी ले ली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल। एक और कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि ये अशोक जी हैं और ये राजेश जी हैं। ये बोलता है मैं अभी तेरे को 500 रुपये दे रहा हूँ और 900 रुपये में तेरी घड़ी खरीद रहा हूँ, घड़ी तो अपने पास रख ले, 500 रुपये रख अपने पास, जब मैं रिमेनिंग अमाउंट 400 रुपये तेरे को पे कर दूंगा तो घड़ी लेने आ जाऊँगा। तो सेल यहाँ पर भी हो रही है, सेल यहाँ पर भी हो रही है। तो ये बोलता है कि सेल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुए ना, अभी ज़रूरी नहीं है, सेल हुई है लेकिन फिर भी गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हुए, ठीक है। और फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स, और प्राइस भी पूरा पे नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अब एग्रीमेंट टू सेल, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट, यानी ट्रांसफर होगा ओनरशिप ऑफ गुड्स का एक फ्यूचर डेट अपने मेंशन कर लिए। सपोज करो आज है फरवरी, हमने फ्यूचर डेट के लिए यानी सपोज करो एक अप्रैल के लिए एक फ्यूचर डेट ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए गुड्स की रख ली,
और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, और एक कंडीशन रखी है, अगर वो कंडीशन या तो कंडीशन फुलफिलमेंट या फिर वो डेट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। एट द एग्रीड टाइम और व्हेन द एग्रीड कंडीशन इज फुल, या तो एग्रीड टाइम आ गया 1 अप्रैल आ गया, या फिर जो कंडीशन फुलफिल हो गई, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टेक प्लेस, तो उस टाइम पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल। फिर उस टाइम जब जिस टाइम पे वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी सामने वाले पर्सन को, तो उस टाइम बोलेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल, सेल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, सेल हो गई, एग्रीमेंट टू सेल की बिकम अ सेल। एग्जाम्पल, अमित मेक्स एग्रीमेंट विद राजन, राजन के साथ में एग्रीमेंट किया टू बाय हिज वॉच फॉर 500 रुपीज आफ्टर 15 डेज, भाई मैं 500 रुपये में तेरी घड़ी लूंगा 15 दिन बाद, ठीक है। इन दिस कॉन्टैक्ट इट हैज़ बिन एग्रीड दैट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, कि जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी घड़ी उसके पास कब आएगी, फ्यूचर में आएगी, 15 दिन बाद आएगी। द प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी पेड, और जो प्राइस ऑफ द गुड्स है इज टू बी पेड, और प्राइस ऑफ द गुड्स पे किया जाएगा। एंड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू बी इफेक्टिव इन 15 डेज टाइम, कि 15 दिन बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी। और राजन माइट गिव हिज वॉच टू अमित फॉर अप्रूवल और ट्रायल फॉर 15 डेज, या फिर ये हो सकता है राजन अपनी जो घड़ी है उसको ट्रायल के लिए दे सकता है 15 दिन के लिए, इफ़ द लेटर लाइक्स इट, जैसे उनको अच्छा लगेगा। ही माइट पे द अमाउंट एग्रीड टू राजन आफ्टर दैट टाइम, और 15 दिनों बाद वो अपना 500 रुपये उसको पे करेगा। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल एंड आर नॉट ए सेल, ये दोनों एग्जाम्पल एग्रीमेंट टू सेल है, सेल नहीं है, कि भाई उसने बोला कि तेरी घड़ी 500 रुपये में 15 दिन बाद ले लूँगा, तो 15 दिन बाद वो जब ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप की और उसको पैसे दिए जाएंगे, तब वो माना जाएगा कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कन्वर्ट होएगा। या फिर वो 15 दिन के लिए ट्रायल बेस पे उसकी घड़ी ले लेगा, फिर उसके बाद अगर पेमेंट करता है और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है तब जाके वो सेल में कन्वर्ट होगी। अभी तो ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो। नेचर, सेल का, द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट इन सेल, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, जो कंप्लीट सेल हो जाती है, इसके अंदर एग्जीक्यूशन हो जाती है सेल की, सेलर ने अपनी गुड्स जो ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है और बायर ने पैसे दे देते हैं, तो सेल कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूशन इज येट टू बी टेक प्लेस, इसमें एग्जीक्यूशन अभी होनी है, बाकी है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी, जो है फॉर्मेशन पे है, एग्जीक्यूटरी फेज में है, अभी वो एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तभी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। द बायर बिकम द ओनर व्हेन द सेल इज मेड, जो बायर है वो ओनर बन जाता है गुड्स का जब सेल हो जाती है। द ओनरशिप, इसमें देखो एग्रीमेंट ऑफ सेल में, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, द ट्रांसफर टेक प्लेस एट अ लेटर डेट, लेटर डेट पे ट्रांसफर होता है और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, और फिर कंडीशन को पूरा करने पर होता है, ठीक है। राइट ऑफ यूसेज, द बायर हैज़ द राइट टू यूज़ द गुड्स, बायर के पास राइट होता है कि वो गुड्स को यूज़ कर ले, ही बाय, जो उसने खरीदी है, ही बिकम द सोल ओनर, अब तो उसने वो चीज़ खरीद ली तो वो ओनर बन गया उस गुड्स का, एंड कैन यूज़ दैम इन एनी मैनर, किसी तरीके से यूज़ कर सकता है। इट इज़ ओनली ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर एंड डज नॉट गिव द बायर द राइट टू यूज़ द गुड्स, बायर जो है, सेलर है, बायर को राइट नहीं देता कि गुड्स को यूज़ कर ले टिल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती बायर के पास। Consequences of breach, if the buyer defaults in making the payment, अगर बायर पैसे नहीं देता, प्राइस नहीं पेमेंट करता गुड्स के लिए, द सेलर कैन sue द बायर फॉर सच पेमेंट, सेलर उस बायर को स्यू कर सकता है, केस डाल सकता है उसके रिगार्डिंग पेमेंट के लिए। इफ द बायर फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पे फॉर द सेम, द सेलर इज, देखो जो बायर ने डिलीवरी नहीं ली लेकिन उसके लिए पेमेंट कर दी, सेलर इज एंटाइटल्ड टू sue द बायर फॉर डैमेज ओनली, तो जो सेलर है डैमेज के लिए सिर्फ उसको स्यू कर सकता है, एंड नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, गुड्स की कॉस्ट के लिए नहीं कर सकता। रिस्क ऑफ लॉस, unless there is a contract to the contrary, any loss or damage to the goods is the buyer's, जो भी डैमेज होगा, लॉस होगा, वो गुड्स बायर का होगा, इवन इफ़ ही हैज़ नॉट येट रिसीव द डिलीवरी ऑफ गुड्स, चाहे उसने अभी तक डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं ली, क्योंकि वो ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, अब वो उसकी चीज़ है, अब रास्ते में डिफेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उसके हाथ में है। सपोज़ करो मैं फ्रिज लेके आ रही हूँ, ठीक है, फ्रिज के लिए पेमेंट दे दी मैंने और बोल दिया एक रास्ते में ऑटो वाले को लिया कि जी फ्रिज मेरे घर तक छोड़ देना, अब रास्ते में ऑटो वाले से उस फ्रिज पे थोड़ी सी स्क्रैच लग जाती है, तो अब जो भी डैमेज या लॉस हो रहा है वो मेरा होगा, ना कि उस दुकान वाले का, दुकान वाले से चीज़ वो मेरे पास ट्रांसफ़र हो चुकी है ओनरशिप, ठीक है। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी एंड डैमेज और लॉस
टू गुड्स इज अ सेलर। अभी जो ट्रांसफ़र नहीं हुई गुड्स, तो अभी जो भी लॉस होगा, डैमेज होगा, वो सेलर का ही होगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलवेंट जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इफ़ द सेलर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स अभी डिलीवर नहीं करे हैं, उससे पहले सेलर क्या हो गया, दिवालिया हो गया। द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, तो उसके जो ऑफिशियल रिसीवर है, जब कोई बंदा दिवालिया हो जाता है तो उसका एक ऑफिशियल रिसीवर होता है, उससे वो गुड्स रिकवर कर सकता है ऑफ द सेलर, बिकॉज ही द बायर इज़ द लीगल ओनर, क्योंकि वो जो बायर है वो उसका लीगल ओनर है। तो ऑफिशियल रिसीवर को जो भी उसकी चीज़ मिलेगी उससे वो ले सकता है, क्योंकि वो उसके लीगल ओनर है। अब द बायर हैज़ नो राइट टू क्लेम द गुड्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, बायर के पास कोई राइट नहीं होता क्योंकि उसने इसके लिए पेमेंट नहीं करी। ठीक है। इंसॉल्वेंसी बाय सेलर, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर है, इंसॉल्वेंसी बाय सेलर है। द सेलर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर इन केस ऑफ लेटर इंसॉल्वेंसी। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर को उसकी जो गुड्स है ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। देखो, सेलर के पास उसकी पेमेंट आ चुकी है। सपोज करो मैंने वैसा बताया था कि मैं क्या हूँ, सेलर हूँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तो किसी ने मेरे से फ्रिज खरीद के चला गया और पैसे भी दे गया, यानी कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई मेरी उसकी, लेकिन उसने बोला कि मेरा घर बन रहा है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करना। ठीक है। उससे पहले पहले जब ट्रांसफ़र मैंने करना, उससे पहले पहले वो बंदा दिवालिया घोषित हो गया। ठीक है, बायर। तो मैंने अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो उसकी जो चीज़ थी, क्योंकि वो ऑनरशिप उसी की थी, तो उसके जो ऑफिशियल रिसीवर है उसको ट्रांसफ़र करे। ठीक है। इफ़ द बायर इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट फॉर गुड्स, अगर बायर डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट पेमेंट ऑफ गुड्स से पहले, द सेलर द राइट टू रिफ्यूज द डिलीवरी, सेलर के पास राइट होता है कि उसको अब गुड्स ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि उसने पैसे नहीं पे करे। डिफॉल्ट बाय सेलर, इफ द सेलर डिफॉल्ट इन डिलीवरिंग द गुड्स टू द बायर, द लेटर कैन नॉट ओनली क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर बट कैन आल्सो सूट अ फाइल अगेंस्ट थर्ड पार्टी एज द ओनर ऑफ द गुड्स। अगर सेलर डिफॉल्ट करता है कि भाई पैसे तो ले लेता है, बायर ने पैसे पे कर दिए, बट उसने उसकी गुड्स की डिलीवरी नहीं करी, तो वो गुड्स टू द बायर, द लेटर कैन नॉट ओनली क्लेम, सिर्फ वो डैमेज नहीं क्लेम करेगा फ्रॉम द सेलर से, बट एक सूट फाइल करेगा उसको एज द ओनर ऑफ द गुड्स, क्योंकि वो ओनर ऑफ द गुड्स है उस टाइम पे। ठीक है। द बायर कैन सू फॉर डैमेजेस, बायर यहाँ पर सिर्फ डैमेज के लिए सू कर सकता है, ओनली इन केस द सेलर डिफॉल्ट इन डिलीवरी, जब सेलर डिफॉल्ट करेगा, मतलब देगा नहीं डिलीवरी को गुड्स नहीं देगा डिलीवरी करके, बिकॉज द ओनर ऑफ द गुड्स इज सेलर, क्योंकि जो ओनर ऑफ द गुड्स है अभी सेलर ही है, तो बायर सिर्फ डैमेज के लिए सू कर सकता है उसको। ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब आगे देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस अदर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कई टाइप के अदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट एसेंशियली हैव ऑल द बेसिक एलिमेंट लिस्टेड इन सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एलिमेंट, अगर वो जो एलिमेंट सेक्शन 4 के अंदर लिखे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। अगर कोई एब्सेंस होगा कुछ एलिमेंट का तो उसको माना नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर डीम्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सेल से बहुत डिफरेंट है। देखिए, सेल वर्सेस बार्टर सिस्टम। देखो, सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है, ये गुड्स है, ये ट्रांसफ़र करी, इसके रिटर्न में क्या मिला, पैसे, यही है सेल। और अगर गुड्स ट्रांसफ़र करी, उसके रिटर्न में गुड्स ही मिली, वो है बार्टर। तो और सेल के एग्रीमेंट में ये होता है, सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है प्राइस होना। यहाँ पर प्राइस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज में गुड्स मिल रही है। तो सेल वर्सेस बार्टर सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से बार्टर सिस्टम जो है वो अलग है। आगे है सेल वर्सेस गिफ्ट। देखो, सेल करी तो ये इस चीज़ की सेल के बदले में क्या मिला, रुपीज़, पैसे मिले। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और मैंने उसको ये गुड एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर दी, यानी उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिला ना, पैसे वगैरह या गुड्स वगैरह कुछ भी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइस नहीं है, और प्राइस इज़ द इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए सेल और जो गिफ्ट है वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है। अब सेल और बेलमेंट की बात करते हैं। सेल होता है किसी एक चीज़ को बेच देना, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना दूसरे पर्सन के बाद
पास और रुपीज़ ले लेना, पैसे ले लेना। बेलमेंट होती है कि अपनी चीज़, ये मेरी चीज़ है, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दी दूसरे पर्सन को, चीज़ तो वही है, ट्रांसफ़र करी, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी मैंने, बस वो यूज़ करने के लिए ट्रांसफ़र करी है। किसके लिए ट्रांसफ़र करी है? मैंने अपनी चीज़ इस पर्सन को ट्रांसफ़र करी यूज़ करने के लिए, और यूज़ करने के बाद वो वापस मुझे ट्रांसफ़र कर देगा मेरी चीज़, वो होता है बेलमेंट। यहाँ पर मैं ओनर हूँ तो मैं होंगी बेलर, और जिसको मैंने ट्रांसफ़र करी वो होगा बेली। वो मेरी चीज़ यूज़ करेगा और मुझे यूज़ करने के बाद जितना टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा बेलमेंट का, 1 महीने के लिए यूज़ करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 1 महीने बाद वो मुझे ट्रांसफ़र कर देगा मेरी गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया बेलमेंट का। अब देखो बेलमेंट में भी क्या है, अब ये देखो हमने ये एलिमेंट करा था कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जरूरी है सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यहाँ पर तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही ओनरशिप की, यहाँ तो गुड्स मेरी ही रहेगी, बस मैं बेलर रहूँगा, 1 महीने बाद मेरी गुड्स वापस आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पर ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो रही, यहाँ पर सिर्फ गुड ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, मैं यूज़ करने के लिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ गुड्स को। ठीक है, सेल वर्सेस प्लेज और मॉर्गेज। देखिए प्लेज होता है और मॉर्गेज होता है गिरवी रखना। देखो प्लेज और मॉर्गेज में डिफरेंस ये है कि जब मूवेबल प्रॉपर्टी की को गिरवी रखते हैं तो प्लेज होता है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग, घर, ये चीज़ हम अगर गिरवी रखते हैं तो उसे बोलते हैं मॉर्गेज। ठीक है, अब देखो सेल में तो हमारे को पता है ये चीज़ मैंने सेल करी है, उसके बदले में मेरे को रुपीज़ मिल गए, वो हो गया सेल, और ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गई। प्लेज में क्या हुआ, मैंने मेरी चीज़ थी, मैंने उसको गिरवी रखी, इस पर्सन के पास चीज़ तो वही पड़ी है, अब इसके बदले में मेरे को पैसे मिले, मान लो लोन लिया है मैंने, ठीक है, लोन लिया है तो मेरे को पैसे मिले हैं, पैसे तो इसमें भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, अभी भी मेरी है वो चीज़। मैं जब वो पैसे उसको वापस लौटा दूंगी, जो लोन लिया है मैंने उससे, वो मेरे को मेरी चीज़ वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, यहाँ पर देखो जब बायर के पास मेरी चीज़ चली गई तो अब वो उसका ओनर हो गया, अब उस चीज़ को वो कैसे भी यूज़ करे, वो उसकी चीज़ है। यहाँ पर ये इसकी चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गिरवी रखी हुई चीज़ है, ना ये इसको यूज़ कर सकता, ठीक है, और ना ही इसको ये बेच सकता आगे, तो क्योंकि ये ओनर नहीं है यहाँ पर। तो ये जो सेल वर्सेस प्लेज में क्या हो गया, देखो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई और कोई प्राइस नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, प्राइस और ओनरशिप यहाँ पर नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में क्या होता है, किसी वर्कर से अपना काम करा रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ पर है जो पेमेंट कर रहे हैं, इसको हम वेजेस वगैरह या सैलरी बोलते हैं, लेकिन कोई गुड्स नहीं ट्रांसफ़र हो रही, यहाँ पर स्किल्स या फिर लेबर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। द touchstone of distinction between the two is that when there is a transfer of goods to the buyer, even though the seller has to be some work or labor to make such transfer, it is a contract of sale. But if the work of labor involved in the successfully dominant, it is deemed to be contract of work of labor. ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखा है, डेंटिस्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसप्लांट अ न्यू सेट ऑफ टीथ फॉर अ पर्सन एंड डज नॉट हैव टू डू मच लेबर बिकॉज ही हैज़ आर्टिफिशियल टीथ दैट सूट द पेशेंट। उसको कोई भी खुद का स्किल्स नहीं लगाने पड़ी, और उसने सिर्फ क्या किया, आर्टिफिशियल टीथ थे उसके पास, वो पेशेंट को सूट करते हुए लगा दिए। ही विल बी डीम टू बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा क्योंकि उसने उसको अपना बनाया हुआ प्रॉपर जबाड़ा उसको दे दिया, तो उसने वो दिया, उससे पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। ऑन द अदर हैंड, इफ अ प्रिंटर हैज़ टू प्रिंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऑन अ प्रिंटिंग प्रेस, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क ऑफ लेबर, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, एक काम कराने के लिए इतने पेजेस कराने के लिए इतने पैसे दिए गए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क कहलाएगा और लेबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर implies that a person has to use his skills and labor to modify and enhance some object that is given to him by the party। मतलब अपनी स्किल्स और लेबर को यूज़ करना, उसके रिटर्न में पैसे प्राप्त करना, वो हो गया वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। और किसी चीज़ को बेचना और उससे पैसे लेना, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल वर्सेस हायर परचेज। हायर परचेज में देखो क्या होता है, सेल में देखो मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, ये मैंने राम को सेल कर दी। ठीक है,
सेल करी, दैट मीन्स ये ओनरशिप इसके पास ट्रांसफर हो गई, गुड्स ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप भी इसके नाम हो गई ये गाड़ी, ठीक है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, पैसे भी मेरे को मिल गए 2 लाख रुपए, ठीक है, प्राइस आ गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ये तो हो गई सेल, ठीक है। अब मेरी गाड़ी, ठीक है, मेरा दोस्त मुझसे हायर परचेज करके ले गया, ठीक है, कि 1 दिन की तेरी गाड़ी दे दे और मैं इसका तेरे को पैसे दे दूंगा, ठीक है, मतलब 2 दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, और तू मुझको अपनी गाड़ी दे दी उसने, मैंने अपनी गाड़ी, और 2 दिन के मैं तेरे को 1,000 रुपये पे कर दूंगा तेरी गाड़ी के, ठीक है, ठीक है, मैंने हायर परचेज पे उसको गाड़ी दे दी, उसने मेरी हायर परचेज पे गाड़ी ले ली, तो अब इसमें ये ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इसकी गाड़ी हो गई अभी, नहीं गाड़ी तो मेरी है जी, ठीक है, तो ये हो गया हायर परचेज की, इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और जो पैसे मिलते हैं, प्राइस मिलता है, वो ओनरशिप ट्रांसफर करने का नहीं मिलता, उससे जो यूज़ कर रहे हो उस यूज़ करने का जो पैसे जो बनते हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, वो हो गया हायर परचेज। अब हायर परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है, देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर टिल सच टाइम दैट ही पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, हायर परचेज में इन्होंने ये दे रखा है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट वाला भी दे रखा है, एक हायर परचेज होता है किसी का सामान लेके उसको यूज़ करना, उसको फिर पैसे दे देना, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, हायर परचेज भी बोला जाता है, उसको हायर कर लेना किसी चीज़ को। हायर परचेज यहाँ बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे, सपोज कीजिए मैंने मेरी दुकान से, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, किसी ने मुझसे फ्रिज लिया और फ्रिज था जी 20,000 रुपये का, वो कहता है जी मैं 3-3 हज़ार रुपये करके इंस्टॉलमेंट बांध लेता हूँ, तो जब तक वो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं पे करेगा तब तक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होगी, ठीक है। हायर परचेज में देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर टिल सच टाइम, जब तक वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा, ठीक है, सारे पैसे नहीं आए तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। गुड्स ऑफ सेल में क्या होगा, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ सेल, जैसे कंप्लीशन सेल हो जाएगी, मतलब वो पैसे दे देगा, वैसे ही ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाएंगे और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। राइट ऑफ द सेलर, सेलर के पास क्या राइट होते हैं, द सेलर हैज़ द राइट टू टेक बैक द गुड्स, अगर बायर ने अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं करी तो वो अपनी गुड्स उठा सकता है उसके यहाँ से, ठीक है। द सेल इज कंप्लीट एंड द सेलर हैज़ नो राइट ऑन द गुड्स सोल्ड, सेल जब कंप्लीट हो गई, उसने उसके पैसे दे दिए, उसने उसकी चीज़ दे दी, तो बायर सेलर के पास कोई नहीं राइट रहा क्योंकि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पार्टी पोजीशन, द बायर इज द, एक तरह से जो बायर है वो वैल्यू ऑफ द गुड्स है, क्योंकि वो अभी यूज़ कर रहा है उस गुड्स, जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी, टिल ही हैज़ पेड द फाइनल इंस्टॉलमेंट, द ओनरशिप टिल देन इज द सेलर, ओनरशिप रियल में अभी किसके पास है, सेलर के पास। द बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल, सेल के बाद बायर क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। प्लेज और सेल बाय द बायर, देखो जो बायर है, इफ द बायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी उसने, ही कैन नॉट प्लेज और सेल द गुड्स टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, वो उस गुड्स को बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता, जो उस इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करने के लिए, कि भाई इंस्टॉलमेंट रहेगी मेरी, इस जो ये गुड्स इंस्टॉलमेंट पे लेके आया हूँ उसको आगे बेच देता हूँ, और उससे जो पैसे आएंगे या गिरवी पे रख देता हूँ, जो पैसे आएंगे वो उससे इंस्टॉलमेंट भर देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी ओनरशिप उसके पास है ही नहीं। द बायर हैज़ द राइट टू प्लेज और सेल ऑफ गुड्स, बायर के पास राइट होता है, प्लेज कर सकता है, सेल उसका गुड्स कर सकता है, क्योंकि वो ओनर है अभी, ठीक है। आगे फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, देखो, इफ द बायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट पेड बाय हिम द एंड आर फॉरफिटेड, अगर बायर फेल हो जाता है एक इंस्टॉलमेंट पे करने में बाय हिम, आर फॉरफिटेड एंड द गुड्स आर टेकन बैक बाय द सेलर, जो उसकी जो बची जितनी इंस्टॉलमेंट उसने भरी है वो फॉरफिट हो जाएगी, वो नहीं देगा सेलर उसको, और अपनी गुड्स भी वापस ले जाएगा उससे। द क्वेश्चन ऑफ फॉरफिचर डज नॉट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता फॉरफिट का, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या किसके, जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर बनाया जाता है, तो देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एसेंशियली द गुड्स, मेन तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स है, फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है बिटवीन द बायर एंड सेलर में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इज इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो गुड्स की ट्रांसफर करना तो इम्प्लाई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है तो गुड्स तो ट्रांसफर होएगी तभी उसके रिटर्न में आपको पैसे मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, गुड्स के अंदर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर, ठीक है।
एंड इंक्लूड्स स्टॉक और शेयर्स भी गुड्स के अंदर आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी इसके अंदर आती है, ग्रास एंड अदर सच आइटम अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो एग्रीड है सेल से पहले, भाई सेल से पहले उसको सेपरेट कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले एग्री किया जाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड एज गुड एक्सेप्ट फॉर एक्सटेंडेबल क्लेम एंड मनी विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। यानी कि गुड्स के अंदर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल चीज़ें आती हैं मनी और एक्शनेबल क्लेम छोड़कर। ठीक है, तो एक तरह से भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपको क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, क्योंकि गुड्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है दो पार्टीज बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स देखो कितनी टाइप की होती है। गुड्स 3 टाइप्स की होती है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स होती हैं वो आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ 2 टाइप्स के अंदर, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड और अनअसर्टेन और जेनरिक गुड्स। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है? Existing goods are goods that are owned by or possessed by the seller at the time of making the contract। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पे सेलर के पास जो गुड्स अभी प्रेजेंट हैं, पोजेशन में उसके हैं, वो एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाती है। एंड द सेलर हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। सेलर के पास राइट भी है उस गुड्स को सेल करने का। इफ द सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स ही हैज़ द लॉफुल राइट टू सेल। अगर ओनर है गुड्स का तो उसके पास लॉफुल राइट है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। इफ द सेलर इज एन एजेंट देन ही हैज़ द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अगर सेलर एक एजेंट है तो देन ही हैज़ अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू सेल द गुड। उसके पास अथॉरिटी है प्रिंसिपल की, वो उस गुड्स को बेच सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्दर क्लासिफाइड 2 टाइप में क्लासीफाई करी हुई है एग्जिस्टिंग गुड्स को, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एक गुड्स, प्रॉपर गुड्स यही वाली चाहिए, वो असर्टेन है कि यही गुड्स चाहिए और उसी चीज़ की डिलीवरी होगी, तो वो होती है सर्टेन गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स दैट हैव बीन स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड बाय बोथ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड एज सर्टेन गुड्स। दोनों पार्टियों ने वो उस चीज़ को देख लिया, स्पेसिफाई कर लिया कि यही वाली गुड्स चाहिए और आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यही वाली गुड्स ट्रांसफर होनी चाहिए मेरे पास। सेलर कहता है यही वाली गुड्स जी ट्रांसफर होगी आपके पास, तो होती है एग्जिस्टिंग गुड्स। फॉर एग्जांपल ए हैज अ स्टॉक ऑफ 100 बैग ऑफ शुगर एंड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 10 बैग्स टू बी। विद द कंसेंट ऑफ बी ही सेपरेट 10 बैग्स ऑफ शुगर। बी की सहमति से उसने 10 बैग अलग कर दी कि जी आपको ट्रांसफर करने हैं। द गुड्स इन दिस केस आर डीम्ड टू बी असर्टेन एग्जिस्टिंग गुड्स। 10 बैग पे मान लो उन्होंने निशान लगा दिया बी ने कि यही वाले 10 बैग मेरे को भेजने हैं, तो वही निशान वाले बैग ही उस बी को असर्टेन गुड्स हो गई और वही भेज जाएंगे। ठीक है, uncertain such existing goods that have not been specifically identified। देखो सेलर के पास existing goods है अभी पोजीशन में, लेकिन ना जो बायर है उसने कोई भी असरटेनमेंट या आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई ये वाले गुड्स या ये वाले बैग टिक करके दे दिया कि भाई ये वाले बैग मेरे पास आने चाहिए, तो कोई भी 100 बैग में से कोई भी 10 बैग्स बायर के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सच एग्जिस्टिंग गुड दैट हैव नॉट बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय द पार्टीज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सेल द आइडेंटिफाई आर कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स। सच गुड्स आर डिफाइंड एंड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू डिफाइन कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन द अबव एग्जांपल 10 बैग्स ऑफ शुगर आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय ए एंड बी। कोई 10 बैग नहीं आइडेंटिफाई करे तो इट इज़ नॉट मेड स्पेसिफिक विच 10 बैग्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड। कुछ पे स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि कौन से 10 बैग सोल्ड किए जाते हैं, तो द गुड्स विल बी क्लासिफाइड एज अनसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड्स। तो कोई भी 10 बैग उसको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर गुड्स कौन सी होती हैं? फ्यूचर गुड्स रेफर टू सच गुड्स दैट आर नॉट इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, उस टाइम पे सेलर के पास जो गुड्स नहीं थी वो फ्यूचर गुड्स होती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो गुड्स मैन्युफैक्चर की गई, प्रोड्यूस की गई या प्रोक्योर की गई बाहर से, वो गुड्स फ्यूचर गुड कहलाती हैं। देखो फ्यूचर गुड्स रेफर टू सच गुड्स दैट आर नॉट इन द पोजेशन ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मेरे पास वो गुड्स नहीं थी, द सेलर हैड टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम समवेयर। उसने बाद में वो गुड्स कहीं से मंगाई और मैन्युफैक्चर करी, या तो दैम टू बी डिलीवर टू द सेलर एट द लेटर डेट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो चीज़ मंगाई गई और या फिर मैन्युफैक्चरिंग करी गई। फॉर एग्जांपल ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल सम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच ही विल रिसीव फ्रॉम जापान आफ्टर 2 वीक्स। ए ने कॉन्टैक्ट किया बी से कि वो उसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचेगा जो उसको जापान से मिलेगा 2 वीक के बाद मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस विल बी ए फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स होंगी क्योंकि वो जापान से 2 वीक बाद आएंगी पहले और फिर उसको ट्रांसफ़र करी जाएगी। Contingent goods are a type of future goods, future
कॉन्टीजेंट गुड्स ना फ्यूचर गुड की टाइप्स होती हैं, द एक्वेशन ऑफ विच बाय द सेलर इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। देखो कॉन्टीजेंसी गुड होती है, एक तरह से फ्यूचर गुड होती है, लेकिन उसकी उन गुड्स जो उनका एक्वायर होना मतलब उनका प्राप्त होना डिपेंड करता है कॉन्टीजेंसी पे कि वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। सपोज करो, मान लो वो जो ए ने बी को बोला कि मेरी जापान से मेरे पास ये चीज़ आएंगी तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, और जापान में रास्ते में कोई दिक्कत हो गई और जापान से चीज़ें अब यहाँ पर नहीं सप्लाई हो रही, तो वो चीज़ उसके पास नहीं आएगी, तो वो कॉन्टीजेंसी हो गई कि भाई आ गई तो भेज दूंगा जी, और नहीं आएगी तो नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो वो कॉन्टीजेंसी गुड हो गई। ठीक है, for example, if the seller promised to buyer that he will sell him the goods on certain date if he receive the goods from the manufacturer before the date, उस डेट से पहले अगर मैन्युफैक्चरर मेरे को भेज देता है जी तो मैं आपको भेज दूंगा। द एग्रीमेंट इज कंडीशनल हो गया एंड कैन ओनली बी प्रैक्टिकल ऑन द हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट के होने और ना होने पर डिपेंड करता है। द गुड्स इन दिस केस आर कॉल्ड कॉन्टीजेंट गुड्स, उसमें जो गुड्स होंगी कॉन्टीजेंट गुड्स होंगी, क्या पता आए या ना आए, बिकॉज द सेल ऑफ द गुड्स डिपेंड ऑन द सेलर रिसीविंग द गुड्स बाय सर्टेन डेट, क्योंकि जो सेल ऑफ द गुड्स जो है वो डिपेंड करती है ऑन सेलर पे, सेलर पर रिसीविंग द गुड्स बाय सर्टेन डेट, कि भाई सेलर को वो गुड्स रिसीव होंगी उस डेट तक या नहीं होंगी। ए कॉन्टैक्ट टू सेल सच गुड्स इज नॉट ए सेल, और जो कॉन्टैक्ट टू सेल होगा उन गुड्स का वो सेल नहीं माना जाएगा, इट इज़ एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा, क्योंकि वो अभी गुड ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जब आएगी तभी ट्रांसफ़र हो पाएगी, कंडीशन आ गई इसके अंदर, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है, अब तीनों चीज़ों का मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो एक मिनट रुको, पहले ये तीन टाइप की गुड होती है ना। देखो मैं हूँ सेलर, ठीक है, किस चीज़ की सेलर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की। अब मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है, टीवी, एलईडी जो भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो जब मेरे पास एक बायर आया और उसने मेरे से कांटेक्ट किया कि जी ये जो स्पेसिफिक ये वाला टीवी चाहिए जो आपके पास ये वाला रखा है, मेरे को पसंद आया है, ये वाली फ्रिज चाहिए, तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स हो गई मेरी, कि भाई उस टाइम जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ बायर से, तो उस टाइम जो मेरे पास गुड्स प्रेजेंट है वो हो गई एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग गुड्स के भी टू टाइप्स है, असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक और अनअसर्टेन। असर्टेन गुड्स देखो, इस बंदे ने बोला, जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वालिटी की एलईडी थी, ठीक है, और जिसमें से मतलब कि सोनी की भी मेरे पास बहुत सारी थी, एक स्पेसिफिक वो मार्क कर गया कि जी यही वाली चाहिए जो मैंने देखी है, मार्क कर गया यही वाली सोनी की एलईडी भेज देना और यही वाला फ्रिज भेज देना जी, मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया कि ये वाला आना चाहिए। तो अब जो गुड्स जाएंगी इसके पास यही वाली जाएंगी जो मार्क करी गई है, तो यानी इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे असरटेन कर दी गुड्स को, यही वाली आइडेंटिफाई कर दी, यही वाली गुड्स जाएंगी तो यही वाली ट्रांसफ़र होगी। और अगर असरटेन की बात करें तो दोनों में कांटेक्ट हुआ हमारे को जी, एक सोनी की ये वाला मॉडल भेजना है, एक फ्रिज का ये एलजी का ये वाला मॉडल भेजना है, तो मैं मॉडल तो वही सेम भेजूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है जो वो देख के गया वही भेजूंगी, मैं अपने गोडाउन में से जो बंद पैक करे हुए हैं वही सेम मॉडल वो भेज सकती हूँ, तो असरटेन नहीं है वो। ठीक है, तो वो उसको बोल सकते हैं अनअसरटेन। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ये बोलता है जी मुझे एलजी का फ्रिज चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, LNM004 ये मॉडल चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि ये वाला मॉडल नहीं है जी मेरे पास अभी, लेकिन ये मॉडल मेरे पास अगले संडे तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुड क्या हो गई मेरे लिए, एलजी का फ्रिज ये वाला मॉडल क्या हो गया मेरे लिए, फ्यूचर गुड हो गई। ठीक है, कि भाई अगले संडे तक आ जाएगा, अगले संडे तक हमारे दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो गया जी, ठीक है अगले संडे को भेज देना, तो मैं अगले संडे को आने के बाद इसको भेज दूंगी। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्टिंजेंट गुड की बात। इसने मेरे को ये बोला ये वाला मॉडल चाहिए जी, मैंने बोला अगले संडे तक जी, अगर मेरा जो सप्लायर है शायद वो मेरे को ये भेज देगा, अगर मेरे पास आ गया तो मैं आपको भेज दूंगा संडे तक, अगर नहीं आया तो जी नहीं भेजूंगा। तो अब ये गुड्स, ये एलजी का जो ये वाला मॉडल का जो गुड्स है, ये फ्रिज है, वो ये बन गया कॉन्टिंजेंट गुड्स की, आया मतलब डिपेंड हो गया भाई, सप्लायर ने सप्लाई किया मुझे तो मैं भेजूंगा आगे, अगर नहीं सप्लाई किया तो नहीं भेजूंगा, तो ये होगा कॉन्टिंजेंट गुड। ठीक है, आगे है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स मतलब
कॉन्टैक्ट हो गया गुड्स का, उससे पहले वो डिस्ट्रक्ट हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। वैन गुड्स दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज़ के लिए जिस गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया गया, जो सब्जेक्ट मैटर थी, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एट और बिफोर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जिस दिन डेट है। द इफेक्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन आर डील्ड विद इन सेक्शन 7 and 8 ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट। 7 और 8 के अंदर, सेक्शन के अंदर ये इसका इफेक्ट आता है एंड आर ब्रीफली डिस्कस इन व्हाट फॉलोज। देखो, फर्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसी गुड्स जो खराब हो गई कॉन्ट्रैक्ट से पहले। पेरिशिंग गुड्स ऐसी होती है जो टाइम पे खराब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, व्हेन स्पेसिफिक गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, सेलर की नॉलेज में नहीं था, द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एट और बिफोर टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन सेलर की नॉलेज में नहीं था कि वो गुड्स खराब हो चुकी कॉन्ट्रैक्ट से पहले और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, और आर सो डेटरियोटेड दैट दे डू नॉट मैच देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे उसने डिस्क्रिप्शन बताया था मेरी ताजी है, ये चीज़ ये फलाना है, लेकिन वो मैच नहीं कर रही उसकी डिस्क्रिप्शन से, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू बाय स्पेसिफिक हॉर्स फ्रॉम बी, ए ने एग्री किया कि वो बाय करेगा बी से हॉर्स, ठीक है। इन लेटर कम्स टू नो दैट द हॉर्स हैड डाइड, बाद में बी को पता चला हॉर्स मर गया है, एंड द सेलर हैज़ नो नॉलेज ऑफ इट, सेलर को उसका पता नहीं था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन दिस केस, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इस टाइम पे जाके। डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बेची गई है उसका कुछ पार्ट डिस्ट्रक्ट हो गया है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर अ सर्टेन गुड्स, एक असर्टेन गुड्स है, सपोज करो उसने 10 बैग जो शुगर के हैं वो मार्क करके आया था कि ये 10 बैग शुगर के भेजने हैं, एंड अ पार्ट ऑफ सच गुड्स, उसमें से 2 बैग खराब हो गए, पानी गिर गया उसके ऊपर, शुगर के बैग के ऊपर, और खराब हो गए, एंड सच दैट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ पार्ट खराब हो गए, 2 बैग खराब हो गए। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल डिपेंड अपॉन, अब परफॉर्मेंस किस चीज़ पर डिपेंड होगी, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, कि कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर दें कि जी आपने 10 वो मांगे थे, मैं आपको 8 दे सकता हूँ। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, जब डिविजिबल होगा या इनडिविजिबल होगा। देखो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल इट विल नॉट बी वॉइड, तो वॉइड नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल इट विल बिकम वॉइड, अगर उसको बांटा जा सकता है, उसके जगह दो दो दूसरी बोरियां डाल सकते हैं हम, अगर बैग शुगर बैग की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ठीक है जी। 8 पहले वाली थी, 2 और डाल दी तो वो हो जाएगी परफॉर्मेंस उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन इंडिविजुअल था, वो कहता है जी नहीं जी मुझे यही ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, सेल से पहले गुड्स खराब हो गई बट एग्रीमेंट टू सेल के बाद खराब हुई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड इफ आफ्टर द एग्रीमेंट इज मेड बट बिफोर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एग्रीमेंट के बाद लेकिन गुड्स के ट्रांसफर से पहले, एंड विदाउट एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रहा है गलती से, मतलब कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ना सेलर ना बायर, द गुड्स आर डिस्ट्रॉय और डैमेज टू द एक्सटेंट, उस सीमा तक खत्म हो गई गुड्स दैट दे डू नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन, उस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है मेरी गुड्स ऐसी है वो उसको मैच नहीं कर रही, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा है द केस ऑफ होवेल वर्सेस कपललैंड, ए कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड टू सेल 200 टन ऑफ पोटैटोज प्लांटेड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 200 टन पोटैटो चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड, इसी फील्ड में उगे हुए 200 टन आलू चाहिए। द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, वो लेकिन जो उस पर्टिकुलर फील्ड की जो क्रॉप थी, फसल थी, वो खराब हो गई विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, द कोई फॉल्ट नहीं था सेलर के बिहाफ से, एंड द डिलीवरी बिकम इम्पॉसिबल, डिलीवरी इम्पॉसिबल हो गई। द कोर्ट हेल्ड द सेलर नॉट टू बी लिएबल फॉर डिलीवरी, कोर्ट सेलर को लिएबल नहीं करेगा उस डिलीवरी के लिए। दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू अ सर्टेन गुड्स, ये रूल जो असर्टेन गुड्स के लिए हो सकते हैं। उसने बोला था कि पर्टिकुलर फील्ड के ही, पर्टिकुलर खेत के ही मेरे को आलू चाहिए, तो असर्टेन गुड्स के लिए होता है। एंड स्टिपुलेट्स दैट देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड प्रियर टू डिलीवरी विदाउट आइदर पार्टी बीइंग डिसॉल्व, एग्रीमेंट टू सेल होता है, स्टिपुलेट होता है, और गुड्स डिलीवरी से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और कोई भी पार्टी इसमें फॉल्टी नहीं होती।
आर अनओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर गुड्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी के द्वारा मतलब अनओन्ड है, ठीक है, किसी की भाई ओनर नहीं है नेचुरल रिसोर्स का, वो गुड्स हैं। ओनली प्रॉपर्टी और थिंग दैट इज और इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, पोजेशन पर्सन के पास है, वो उसके पास पोजीशन है उस चीज़ की, कैन बी क्लासिफाइड एज गुड्स, को गुड्स हम बोल सकते हैं। अनओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट गुड्स, ये गुड्स नहीं है। द बर्ड्स इन द एयर, द एनिमल इन द फॉरेस्ट और द फिश इन द वाटर आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। एंड एज सच आर नॉट गुड्स, इसलिए गुड्स नहीं है। बट फिश इन प्राइवेट टैंक्स इन फिशरीज, फिशरीज के किसी का प्राइवेट टैंक है और फिशरीज है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब मैंने कुत्ता पाला हुआ है तो वो मेरा है, ठीक है, मेरे पोजेशन उसके पास है, मेरी जो उस कुत्ते की पोजेशन मेरे पास है तो वो मेरे एक तरह से गुड्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। डोमेस्टिक एनिमल और कैप्चर्ड बर्ड्स आर गुड्स बिकॉज दे कन्फर द राइट ऑफ ओनरशिप ऑन द पर्सन होल्डिंग दैम। देखो, लेकिन मान लो मेरे पास फिश टैंक है और मैंने उसमें फिश डाल रखी है तो वो तो मेरी है, ठीक है, मेरी ओनरशिप उसकी मेरे पास है। मेरे पास एक खुद का पाला हुआ कुत्ता है तो वो मेरा है क्योंकि ओनरशिप मेरे पास है। मैंने बर्ड्स रखी हुई है केज के अंदर तो वो मेरे घर में है, मेरी ओनरशिप उसके पास है, तो वो गुड्स मानी जाएंगी, ठीक है। प्राइस देखिए, इन अ सेल ऑफ गुड्स इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल द सेल इज फॉर प्राइस। गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या है, जो एब्सोल्यूट एसेंशियल एलिमेंट है कि सेल इज़ फॉर अ प्राइस, सेल जो होगी प्राइस के लिए होगी। एंड नो सेल कैन टेक प्लेस विदाउट प्राइस, बिना प्राइस के कोई भी सेल नहीं होगी। प्राइस मीन्स द कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज़ के कंसिडरेशन में मनी मिलना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन फॉर द सेलर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए मनी के टर्म्स में। इन इफ द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर गुड्स की ट्रांसफर हुई है उसके रिटर्न में हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, इट इज डीम टू बी ए डोनेशन और गिफ्ट, उसको डोनेशन मानेंगे, चैरिटी मानेंगे, दान मानेंगे या फिर गिफ्ट मानेंगे। लाइकवाइज इफ द कंसिडरेशन इज नॉट मनी बट गुड्स, अगर कंसिडरेशन मतलब चीज़ के बदले चीज़, गुड्स के बदले में गुड्स दी जाएगी, मनी नहीं दी जाएगी, तो इट्स अमाउंट टू बार्टर, उसको बार्टर मानेंगे। इन अदर वर्ड्स ए प्राइस हैज़ 3 एसेंशियल एलिमेंट, प्राइस के पास 3 एसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, जो प्राइस है टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। डेफिनेट होना चाहिए कि ये गुड्स का इतना प्राइस है, मतलब सपोज करो हमने एक कार ली, उसका प्राइस 5 लाख रुपए, डेफिनेट होना चाहिए। इट शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, जो गुड्स की वैल्यू बनती है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब असरटेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस किसी चीज़ का प्राइस कैसे असरटेन करेंगे, निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 and 10 द असरटेनमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स कैन बी मेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। बाय कॉन्टैक्ट, जब हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहीं पे डिफाइन कर लेंगे कि ये चीज़ हम बेच रहे हैं और इसका प्राइस इतना होगा। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन असरटेन एनी प्राइस फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड, जो बेची जाएगी उसका प्राइस क्या कर लेंगे, असरटेन करेंगे। विच विल बी पेड बाय द बायर, जो बायर पे करेगा सेलर को। द कोर्ट डज नॉट इन्वेस्टिगेट वेदर और नॉट अ प्राइस इज रीजनेबल, कोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि जो प्राइस जो दिया गया है वो भाई रीजनेबल है या नहीं। बाय द कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग, आपस में म्यूचुअल डीलिंग करके प्राइस को ascertain किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। द प्राइस कैन बी सेटल्ड बाय द कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग ऑफ द पार्टीज इफ नो स्पेसिफिक प्राइस मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस मेंशन नहीं है। एंड इट आल्सो डज नॉट स्पेसिफाई एनी मेथड टू फिक्स द प्राइस, कोई स्पेसिफाई मेथड भी स्पेसिफाई नहीं कि किस बेस पे प्राइस को फिक्स किया गया है। इट में बी असरटेन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद बिटवीन द पार्टी, ये असरटेन होगा, दोनों आपस में म्यूचुअल डीलिंग कर लेंगे कितना रुपये प्राइस कितना देना है, ठीक है। बाय फिक्सिंग इट, जो मैनर में आपने बोला है कि प्राइस फिक्स किया जाएगा उस एग्रीड मैनर में प्राइस को फिक्स कर दो। द प्राइस कैन बी फिक्स्ड इन अ मैनर एग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी एग्रीड टू पे एज मच फॉर द गुड्स एज अदर्स पे, जो अदर दूसरे लोग पे कर रहे हैं उतना ही आप पे कर दो, ठीक है। बाय फिक्सिंग एक रीजनेबल प्राइस, इस गुड्स का रीजनेबल प्राइस इतना हो सकता है, ये कॉस्ट इसके ऊपर इतना लगा है, मैं प्रॉफिट इतना चाहता हूँ, रीजनेबल प्राइस वो हो गया। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट प्राइस, प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, द लॉ इम्प्लाइज दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे चलता है, द बायर पे रीजनेबल प्राइस फॉर द गुड, बायर को एक सही प्राइस देना पड़ेगा गुड्स के लिए। व्हाट इज रीजनेबल, अब रीजनेबल प्राइस क्या है इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंड डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और परिस्थितियों पर, केस की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस फॉर इंस्टेंस कुड बी द रीजनेबल प्राइस, जो आज के टाइम पे उस गुड्स का मार्केट प्राइस चल रहा है वो एक तो रीजनेबल प्राइस माना जाएगा। फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी प्राइस की फिक्शन करेगी। द फिक्शन ऑफ प्राइस में आल्सो बी लेफ्ट टू बी असरटेन बाय थर्ड पार्टी, ये हम थर्ड पार्टी के हाथों में सौंप सकते हैं कि वो प्राइस का फिक्सेशन करे। बट इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू डू सो फॉर एनी रीजन, अगर
तीसरी पार्टी जो है वो अगर फेल हो जाती है फिक्सेशन करने में प्राइस की, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इफ द गुड्स और a part of goods have been delivered by the seller and accepted by the buyer, the latter is liable to pay reasonable price। लेकिन देखो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, तो अगर कोई थोड़ी सी गुड्स मतलब पार्ट ऑफ द गुड्स अगर ट्रांसफर कर दी थी सेलर ने, तो अब बायर के पास ये बायर लेबल होता है कि उसका रिजनेबल प्राइस जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसकी पेमेंट उसको कर दे। तो थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ द प्राइस। अगर थर्ड पार्टी को कोई प्रिवेंट करता है, एक पार्टी कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए और बी पार्टी थी, थर्ड पार्टी सी को प्रिवेंट करती है कि तेरे को क्या करना है, वैलिड जो है एक फिक्सेशन प्राइस नहीं करना है, तो एग्रीड पार्टीज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेज फ्रॉम द अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को टूटने से, क्योंकि उसने मना करा है उसको, वही क्या करना है तेरे को, थर्ड पार्टी को मना करा है, सी को, बी ने मना किया है कि तेरे को फिक्सेशन प्राइस नहीं करना है, और उसने फिक्सेशन प्राइस नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, वॉइड हो गया। तो अब ए को उससे नुकसान हुआ है, तो ए जो एग्रीड पार्टी है वो बी को स्यू कर सकती है, जो भी उसको क्लेम ले सकती है उससे, ठीक है। अब अर्नेस्ट मनी क्या होती है, देखो हम कई बार ऐसा होता है ना, साई दे के आते हैं, हिंदी में वर्ड बोला होगा साई दे दी मैंने इस चीज़ की। तो अब साई देना क्या होता है कि हमने फिक्स कर दिया है कि वो चीज़ मेरे पास ही आएगी। देखो समटाइम द बायर पेज अ पार्ट ऑफ द प्राइस इन एडवांस एज अर्नेस्ट मनी। कुछ पार्ट ऑफ द प्राइस है कुछ पार्ट पे कर देते हैं एडवांस में एज अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी में फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैं ये चीज़ लूँगा इसलिए मैंने तेरे को ये पैसे दिए हैं, तेरे को भी उस चीज़ का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन परफॉर्मेंस, अगर बायर ने जो उसने पैसे दिए हैं अगर परफॉर्मेंस नहीं करता, द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी इज फॉरफिटेड, तो अमाउंट ऑफ जो भी पैसा साई दे के आया था वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम साई दे के आए कि जी सपोज़ करो हमने एक बैंक्वेट हॉल बुक करना है शादी के लिए, ठीक है। हम उसको साई दे के आए, कितनी, मान लो टोटल उसका खर्चा पड़ता है 5 लाख रुपए का, हमने साई दी उसको 50,000 रुपये की, जी मैं 50,000 रुपये साई दे के यानी अर्नेस्ट मनी दे के ये आपका जो बैंक्वेट है इतनी तारीख के लिए बुक कर देता हूँ, ठीक है। 50,000 रुपये मनी आ गई उसके पास, ठीक है। तो एक तरह से ये किस लिए दी जाती है, सिक्योरिटी फॉर्म में, कि अब परफॉर्मेंस दोनों पार्ट करनी पड़ेगी। तो अब बैंक्वेट हॉल वाले को भी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, उसको इतनी तारीख को ये बैंक 5 लाख रुपए में देना पड़ेगा, उसको बैंक्वेट हॉल देना पड़ेगा। और बायर ने भी सिक्योरिटी दी है 50,000 रुपये कि अगर वो उस तारीख को अगर वो अपना काम नहीं करवाता तो 50,000 रुपये उसके ख़त्म हो जाएंगे। वो 50,000 रुपये सपोज करो वो जो बायर है वो मना कर देता है कि नहीं जी मेरे को नहीं करवानी शादी, अभी हम नहीं कर रहे शादी, तो जो 50,000 रुपये उसने दिए थे वो अब बैंक्वेट हॉल वाला उसको वापस नहीं करेगा, ठीक है। दोनों ही केस में होता है। और अगर मान लो 50,000 रुपये उसने दे दिए और बैंक्वेट हॉल वाला कहता है जी मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं उसी डेट के करने के, तो मैं आपका जो ऑर्डर है नहीं ले रहा, आपका जो शादी का प्रोग्राम है मेरे बैंक्वेट हॉल में नहीं कर रहा, तो उसको डबल मनी उसको पे करनी पड़ेगी बायर को। 50,000 रुपये उसने साई के दिए थे, उसको 1 लाख रुपये वापस उसको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एट द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट ऑफ द अर्नेस्ट मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। और फिर देखो जब हम मान लो सपोज करो बैंक्वेट हॉल वाले ने हमारा प्रोग्राम करवा दिया, तो लास्ट में उसको हम पैसे देंगे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में से साई कट जाएगी, मतलब 4.5 लाख रुपए इसको पे कर देंगे हम, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, अगर सेलर डिफॉल्ट होता है द बायर इंटाइटल्ड टू गेट बैक द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड इन एडिशन एंड टू एनी डैमेजेस दैट माइट बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। इसमें सिर्फ ये रखा है कि जो एक्स्ट्रा डैमेज उसको उसके वजह से हुआ वो भी पे करेगा, 50,000 रुपये तो पे करेगा, जो भी डैमेज हुआ बायर को उसके ना करने की वजह से परफॉर्मेंस को, वो डैमेज पे करेगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट। बट रियलिटी में ये होता है कि डबल पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला चैप्टर है समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोज मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।